नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के सबसे खिलंदर खिलाड़ी माने जाते रहे हैं। कुछ तो बात होगी नीतीश कुमार में। 20 साल से बिहार जैसे प्रांत में एक छत्र राज है उनका। आप चौंक जाएंगे इस बात को जान करके कि पूरा वक्फ प्रॉपर्टी बिहार जैसे राज्य में हमने देखा है कि एक प्रभावशाली कास्ट के लोगों के पास है। यदि मुसलमान वक्फ के खिलाफ पूर्ण रूप से सड़क पे आ जाएंगे, उन्माद फैलाने लगेंगे, दंगा करने लगेंगे, सरकारी संपत्ति को नष्ट करने लगेंगे, तो क्या पुलिस प्रशासन या बहुसंख्यक इसे स्वीकार कर लेंगे? ममता बनर्जी को यह लग रहा है कि तुष्टीकरण का वोट यदि बंगाल जलाने निकल गया, क्योंकि इसकी संभावना ज्यादा है कि मुर्शिदाबाद समेत बंगाल के कई शहरों में आगजनी हो सकती है। नमस्कार, कैसे हैं आप? संसद के दोनों सदनों से वक्फ बिल पास हो गया और जब वक्फ बिल राज्यसभा में था तो प्रधानमंत्री बैंकॉक में थे और जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित होने के बाद देश में गहमा गहमी का माहौल था। नीतीश कुमार पर प्रहार चल रहा था। प्रधानमंत्री श्रीलंका में थे। यह दिखाता है कि जब देश में सबसे महत्वपूर्ण मोदी काल का सबसे महत्वपूर्ण बिल संसद में पास हो रहा था, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर थे, अलग अलग देशों से उस देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान पा रहे थे और पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम नीतीश कुमार को कलंकित करने, नीतीश कुमार को घेरने में लगा हुआ था। चंपू चिरकुट टाइप के कुछ जिहादी जेडीयू कार्यकर्ताओं के इस्तीफे नेशनल टेलीविजन चैनलों पे सुर्खियों में था और ऐसा नैरेटिव बनाया जाने लगा जैसे नीतीश कुमार ने आत्मघाती गोल कर लिया है और पूरा ये माहौल बनाया जाने लगा कि अब की बार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार पटकनी खा जाएंगे, नीतीश कुमार को मुसलमान वोट नहीं देगा। तो क्या ये वक्फ बिल बिहार के लिए बवाल लाएगा? नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के सबसे खिलंदर खिलाड़ी माने जाते रहे हैं। कुछ तो बात होगी नीतीश कुमार में। 20 साल से बिहार जैसे प्रांत में एक छत्र राज है उनका। 2005 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे भाजपा के सहयोग से। नीतीश कुमार कभी लालू यादव के साथी थे और लालू के जंगल राज के खिलाफ मुहिम चलाकर नीतीश बिहार के लिए एक उम्मीद बने। फिर उन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाने लगा और नीतीश कुमार बिहार की एक उम्मीद बन गए। 20 साल से बिहार नीतीश कुमार से बाहर निकल ही नहीं पाया। तो क्या इस वक्फ बिल से नीतीश बाहर कर दिए जाएंगे? क्या ये बिहार के चुनाव परिणाम को पूरी तरह से प्रभावित कर देगा? वक्फ बिल पर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इन सब पर हमला किया गया। हमला तो जयंत चौधरी पर भी किया गया और अंत में खेल बिगाड़ दिया राज्यसभा में उड़ीसा पार्ट के नवीन पटनायक ने। नवीन बाबू ने अपने नेताओं से कहा, अपने सांसदों से कहा कि आपके ऊपर स्वेच्छा है, आप वक्फ बिल पर अपने विवेक के अनुसार वोट कीजिए। यही बात तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी से व्हिप जारी था और नीतीश कुमार ने वक्फ बिल के पक्ष में वोट डालने के लिए निर्देश दिया। तो चारा चोर नौमी फेल गिरोह के लोग हमलावर हो गए। तो क्या बिहार में यह बिल प्रभावित करेगा? आप कल्पना कीजिए, नीतीश कुमार क्या इतने हल्के खिलाड़ी हैं कि उन्हें पता नहीं है कि इस बिल के समर्थन में आने से क्या कुछ हो जाएगा, या फिर इस पूरे बिल के लिए नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, तेलुगु देशम पार्टी और जयंत चौधरी को कन्विंस कर दिया गया। वो सच उन्हें बता दिया गया कि दरअसल ये वक्फ बिल है क्या। नीतीश कुमार पसमंदाओं के साथ हैं, नीतीश कुमार पिछड़े मुसलमानों, नीतीश कुमार वो पहले शख्सियत हैं जिसने बिहार में मुसलमानों के बीच दो फाड़ कर दिया।
भारत के इतिहास में नीतीश पहली शख्सियत हैं जिसने महादलित और दलित विभाजित कर दिया। महादलित और दलित का फॉर्मूला लेकर के लालू यादव के विभाजनकारी राजनीति को सेंध मारा उन्होंने। M/2 समीकरण को सेंध मारते हुए नीतीश कुमार पसमंदाओं के साथ चले आए। नीतीश इस देश के पहले राजनेता हैं जिन्होंने मुसलमानों के वोट बैंक को प्रभावित किया और यह माना जाने लगा कि पसमंदाओं का एक वर्ग नीतीश कुमार के साथ है। तो क्या अमित शाह ने नीतीश कुमार को कन्विंस कर दिया कि अभी बिहार चुनाव में समय है और इस बिल के पास होने के बाद ऐसा नैरेटिव बदलेगा बिहार में कि पसमंदा, पिछड़े, दलित, मुसलमानों को कन्विंस कर लिया जाएगा कि देखो ये वक्फ बिल कुछ चुनिंदा लोगों का खेल है। वक्फ बिल दरअसल ओवैसी जैसे लोगों का स्वार्थ सिद्धि का मामला है। वक्फ बिल दरअसल सालों से कांग्रेस के उन एजेंडाबाज नेताओं का खेल है। आप बिहार में भी यदि देखिए तो वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा जानते किसका है? वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा उन प्रभावशाली कांग्रेस के नेताओं का है जो अपर कास्ट, हिंदू अपर कास्ट के नेता हैं। आप चौंक जाएंगे इस बात को जान करके कि पूरा वक्फ प्रॉपर्टी बिहार जैसे राज्य में हमने देखा है कि एक प्रभावशाली कास्ट के लोगों के पास है। तो सवाल महत्वपूर्ण यह है कि जब बिहार जैसे राज्य में वक्फ की प्रॉपर्टी प्रभावशाली उच्च जाति के लोगों के कब्जे में है, दरअसल वक्फ की प्रॉपर्टी बेच दी गई भूमाफियाओं के हाथ में, चाहे वो शहाबुद्दीन जैसे नेता हो या फिर बिहार के अपर कास्ट के लोग हों। वक्फ की प्रॉपर्टी, शमशान भूमि, ये सब के सब किराए पर 99 साल के पट्टों पर दे दिया गया। तो क्या धीरे धीरे इस बात को लेकर के पूरा पासा पलट जाएगा बिहार में? और इससे इंपैक्ट यह भी कि बिहार में तो सरकार और शासन एनडीए के पास है। महत्वपूर्ण यह भी है कि नीतीश कुमार के पार्टी के नेता, सबसे प्रभावशाली, नीतीश के सबसे प्रभावशाली नेता आज की तारीख में ललन सिंह तो खुलेआम कह दिया कि हमें पता है कि हमें मुसलमान वोट देता ही नहीं है। तो जब नीतीश कुमार को यह भ्रम है ही नहीं कि हमें मुसलमान वोट देता है, तो फिर ऐसा जोखिम उठाने में वो क्यों पीछे हटते? क्यों वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पंगा लेते? जब ललन सिंह खुलेआम पब्लिक मंच से कहते हैं कि मैं जानता हूं मुझे मुसलमान वोट ही नहीं देता, तो फिर भ्रम कहां है? जब लंबा लंबा पूरी हाथ में कलाइयों में सनातनी प्रतीक कलावा बांधते हैं चिराग पासवान अपने पिता से हट करके, तो क्या उन्हें कोई भ्रम है? तुष्टीकरण का वोट थोक में गिरता है। जब दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में जहां हमेशा तुष्टीकरण का वोट कांग्रेस का रहा, वहां 1% तुष्टीकरण का वोट कांग्रेस को दिल्ली में नहीं मिला, कांडी केजरी को मिला। जिस केजरीवाल को मुसलमान पसंद ही नहीं करता, उस केजरीवाल को मुस्लिम वोट दिल्ली में मिल रहा है। इसका मतलब है कि तुष्टीकरण का वोट वहीं जाएगा जो बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि 80 to 90% तुष्टीकरण का वोट आरजेडी के पास जाता है। यदि कांग्रेस सहयोगी रही तो उसके पास तुष्टीकरण की वोट की ताकत ये समझिए कि जिस आरजेडी ने M/2 समीकरण चलाया, जिससे भ्रम है कि बिहार में लगभग 90% वोट उसी को मिलता है, उस आरजेडी को किशनगंज में इलाके में, सीमांचल इलाके में, जहां मुस्लिम अकेले तय करते हैं कि वो किसको जिताएंगे, हिंदू वोट की कोई हैसियत नहीं रहती, वहां असउद्दीन ओवैसी के 4 विधायक जीत जाते हैं। वहां तो कोई आरजेडी को वोट नहीं देता। दरअसल इस भ्रम को अमित शाह और मोदी ने नीतीश कुमार और चिराग पासवान जैसे नेताओं को कन्विंस किया कि इस वोट के लालच में आप भारत को बर्बाद मत करो। ये वक्फ बिल को जब कन्विंस अमित शाह ने कर दिया कि दरअसल ये वक्फ बिल क्या है, ये वक्फ बिल दरअसल लठैत, गुंडे, भूमाफियाओं का बिल है। इसका आम गरीब मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, और यदि बिल पास हो गया तो सही मायने में आम गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। अब महत्वपूर्ण यह है कि क्या उन गरीब मुसलमानों को समझाया जा सकता है? क्या उनके ऊपर जो एक तरह से पट्टी बंधा हुआ धर्मांधता का वो हटाया जा सकता है? सबसे महत्वपूर्ण यह है। तो सवाल यह है कि जिस बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी के मिलने से अकेले आरजेडी कांग्रेस चुनाव जीत ही नहीं सकती है, यह साफ क्लियर है
कि तुष्टीकरण का वोट पूरा एक छत्र होकर गिर जाने के बाद भी आरजेडी चुनाव बिहार में नहीं जीत सकती है, कांग्रेस गठबंधन नहीं जीत सकती है। वैसे कंडीशन में यदि मुस्लिम वोट बहुत पावरफुल ढंग से एक हो जाएगा तो तय सी बात है कि हिंदू वोट का भी ध्रुवीकरण होगा। यदि मुसलमान वक्त के खिलाफ पूर्ण रूप से सड़क पे आ जाएंगे, उन्माद फैलाने लगेंगे, दंगा करने लगेंगे, सरकारी संपत्ति को नष्ट करने लगेंगे, तो क्या पुलिस प्रशासन या बहुसंख्यक इसे स्वीकार कर लेंगे? क्या बहुसंख्यक इसे स्वीकार कर लेंगे कि किशनगंज समेत पूरे बिहार में आग के चपेट में ले आया जाए? क्या उत्तर प्रदेश समेत किसी राज्य में यह स्वीकार कर लिया जाएगा, कोई एकदम इतनी आसानी से स्वीकार कर ले कि सड़क पर मुसलमान उन्माद की तरह देश जलाने निकल जाएंगे और पुलिस प्रशासन चुप रहेगा, बहुसंख्यक चुप हो जाएगा? ये बात पूरी तरह से समझा दिया गया। इसका मतलब साफ है कि इस वक्फ बिल से बिहार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि जो चूरन चटनी की तरह उनको वोट मिलता है तुष्टीकरण का, वो यदि नहीं भी मिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीतीश यदि ये समर्पण दिखा पाएंगे कि हम बुरे वक्त में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ हैं, तो उनका भला होना है। अब महत्वपूर्ण ये है कि तो फिर इस बिल का असर सबसे ज्यादा कहां पड़ेगा? इस बिल का सबसे ज्यादा असर बंगाल पर पड़ेगा, क्योंकि बिहार के चुनाव परिणाम क्या होने हैं ये सबको पता है। अमित शाह बिहार गए और अमित शाह ने बिहार में यह घोषणा कर दी कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो किसी भी ढंग का भ्रम रह नहीं गया। अब नीतीश को ही तय करना है कि चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा। ऐसे में इन तमाम चीजों में एक भरोसा नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का जीता और इसी भरोसे के साथ प्रधानमंत्री भी विदेश यात्रा पर थे। हर किसी को पता है कि इस बिल के बाद में नीतीश कुमार का इस बिल के समर्थन में आने के बावजूद उनके ऊपर रत्ती भर कोई फसर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें वोट तुष्टीकरण का ना के बराबर ही मिलता है। ये भ्रम उनके अंदर है। उन्होंने बहुत कुछ किया है। उन्होंने बिहार में तुष्टीकरण के वोट के लिए उतना कुछ किया है जो लालू यादव 7 जन्म भी नहीं कर सकते। इसमें कोई तो मत नहीं कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए लालू यादव से कई गुना जाकर के काम किया। मुसलमान महिलाओं के हित में लेकर के, पसमंदाओं के लिए हित करके उन्होंने लालू यादव ने सिर्फ तुष्टि M/Y समीकरण का नशा डाला है। असली काम सही मायने में नीतीश कुमार ने किया है और यह सच है। उसके बावजूद नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट का चूरन चटनी मिलता है। तो इस बात से कन्विंस ललन सिंह होगा इसीलिए कि हमें पता है कि हमें मुस्लिम वोट नहीं मिलता है, फिर भी हम काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की भाषा वो बोल गए जिन्होंने कहा कि हम गर्दन कटा भी देंगे तो हमें ये वोट नहीं देंगे, इसलिए हम निश्चिंत हैं। अब बात ममता बनर्जी तक समझिए। दरअसल इस वक्फ बिल से सबसे ज्यादा तबाही और परेशानी ममता बनर्जी को दिख रही है। ममता बनर्जी के लिए अब मुश्किल हो गया है कि खुल करके नग्न रूप से तुष्टीकरण के वोट के साथ आना। इस बिल का असली प्रभाव बंगाल में पड़ेगा, क्योंकि बंगाल में जो तुष्टीकरण का वोट है वो 30% क्रॉस कर चुका है। ममता बनर्जी को लगता है कि यदि 30% ये थोक वोट 32% हमें मिल जाता है और उसके बाद हम बिहार में बंगाल के जो बनर्जी ब्राह्मणों का यदि वोट हम ले लेते हैं, बंगाल के ब्राह्मणों को, जिस तरह से बिहार में M/Y समीकरण है वैसे MB समीकरण से यदि हम बिहार बंगाल में कुछ कर लेते हैं, बिहार में जो लेफ्ट लिबरल मानसिकता के जो कुछ लोग हैं उसके वोट के आधार पर यदि हम ये सब कुछ कर लेते हैं तो 30% प्लस 10% यदि 40% वोट हम पा लेते हैं तो हम सरकार बना लेंगे, क्योंकि वामपंथी कुछ करेंगे। लेकिन ममता को इस बात का डर लग रहा है कि यदि रामनवमी में कुछ उत्पात हो गया, ममता बनर्जी को यदि डर लग रहा है कि यदि बंगाल में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो गया, ममता बनर्जी को यह लग रहा है कि तुष्टीकरण का वोट यदि बंगाल जलाने निकल गया, क्योंकि इसकी संभावना ज्यादा है कि मुर्शिदाबाद समेत बंगाल के कई शहरों में आगजनी हो सकती है, और ममता ने यदि इसको लिफ्ट दे दिया तो समझिए हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण तय है। क्योंकि वक्फ बिल में सनातनियों को इस समझ में सरकार ये कन्विंस कर पाई, संसद के बहस में जिस तरह से किरण रिजिजू ने आंखें खोल दी, जिस तरह से अमित शाह संसद में एक नई लकीर खींच गए, उससे जो एक भ्रम बना हुआ था, आमतौर पे सिर्फ लोग ये मान रहे थे कि मुसलमानों का कब्जा हो रहा है वक्फ पे, वो सच दूसरे रूप में आया कि दरअसल कब्जा नहीं हो रहा है, पूरे देश को वक्फ निगल रहा था और कुछ माफिया का कब्जा था, ये पूरा मुसलमानों का नहीं था। इस सच ने इस देश का एक बड़ा भ्रम दूर कर दिया। अब इस पूरे प्रकरण को यदि देखिए तो बंगाल में अगले साल का चुनाव है, इस दौरान समय बहुत ज्यादा है।
अमित शाह की टीम को बंगाल में काम करना है। उन्हें पता है कि बिहार में हमें कोई खास मेहनत नहीं करनी है। बिहार में मेहनत इसलिए भी नहीं करनी है कि लालू यादव अवसान के दौर में जा रहे हैं। लालू यादव 4 मामले में सजायाफ्ता अपराधी हैं और आने वाले 2 मामले में वो सजायाफ्ता अपराधी और हो जाएंगे। कि हो सकता है चुनाव से पहले एक मामले में वो सजायाफ्ता अपराधी हो जाएंगे और इस मामले में उनका पूरा कुनबा शिकंजे में होगा। अब की बार ये मामला उनका राजनीतिक नहीं होगा, उनके परिवार का, ये पूरा मामला अदालती होगा। ठीक उसी ढंग से देखिए, बंगाल में सत्ता पर काबिज है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी जो है बंगाल की सत्ता पर काबिज है। और ममता बनर्जी जिस ढंग से जय श्री राम के नारे पर वो गुस्से में आ जाती थी, वो लोगों ने देखा। अब इसका इंपैक्ट ये पड़ रहा है कि जय श्री राम से उसे नफरत होता है, लेकिन अल्लाह अकबर से उन्हें प्रेम होता है। ममता बनर्जी के खिलाफ एक नैरेटिव ये चलने लगा कि रामनवमी का जो शोभा यात्रा निकलना है, ममता बनर्जी ने इस पर रोक लगा दी। कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के इस फैसले के खिलाफ आदेश जारी कर दिया। ममता बनर्जी को लगातार अदालतों से लगातार झटके पर झटके मिल रहे हैं। अब ममता बनर्जी को अदालत से झटका क्या क्या मिल रहा है साहब? ममता को अदालत से झटका यह मिल रहा है कि अदालत ने यह माना है कि बंगाल में जो शिक्षक भर्ती का घोटाला था वो महा घोटाला था। अब इस पूरे मामले को यदि आप देखेंगे तो आपको फैक्ट ये समझ में आएगा कि ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल में माहौल क्यों बन रहा है। ममता बनर्जी अदालत से लगातार हार रही है। अदालत से ममता का हारना एक चीज बता रहा है कि ममता हताशा के उस दौर में है। अब लगातार सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसले आ रहे हैं जरा उसको समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी से कहा कि 26,000 लगभग जो शिक्षक भर्ती घोटाला है वो वापस किया जाए, उनको निरस्त किया जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार ही नहीं करेंगे। अब जरा बहुत महत्वपूर्ण चीजों को समझिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि वक्त का असली असर बंगाल में होगा। ममता बनर्जी कह रही कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को हम स्वीकार ही नहीं करेंगे। संवैधानिक पद पर बैठ करके ममता ये जोखिम ले रही है, क्योंकि ममता को लग रहा है कि ये उसके कार्यकर्ता हैं। ये 25-26 हजार जो लोग हैं वो ममता बनर्जी के पार्टी के कार्यकर्ताओं की फैमिली है, और इसको यदि 4-5 गुना बढ़ा दीजिए तो ये उनका वोट बैंक है। लेकिन सवाल यह है कि इससे कई गुना ज्यादा वो लोग होंगे जिनको लगता है कि हम शिक्षक की नौकरी पाने के योग्य थे, हमें नहीं मिला। ममता बनर्जी सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रही है। जिस सुप्रीम कोर्ट ने सालों ममता बनर्जी को संरक्षण दिया, चाहे वो संदेश खाली का मामला हो, चाहे अर्जीकर मामला हो, कोर्ट फिक्सर सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की तरफ से पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण ममता बनर्जी को मिला। ये पूरे देश को पता है कि सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त संरक्षण ममता बनर्जी को मिला। अब ये सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी को संरक्षण नहीं दे रहा है। पूरा देश जानता है कि आरजीकर मामले में जब कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी का पक्ष लेने आए, तो जब लाइव प्रसारण हो रहा था चंद्रचूड़ के कोर्ट में, तो पूरा मामला नग्न हो गया कि कैसे ममता बनर्जी आरजीकर मामले के माफियाओं को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी कपिल सिब्बल के माध्यम से। देश ने जब देखा तो कपिल सिब्बल ने यू टर्न लिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को लाचार होना पड़ा ममता बनर्जी की टीम पर कार्रवाई करने के लिए, वरना सुप्रीम कोर्ट लगातार संरक्षण दे रही थी। संदेश खाली मामले में पूरा लोग जानते हैं कि किस तरह से ममता का माफिया वहां गुंडाई कर रहा था। और इसी मामले में जो शिक्षक घोटाला मामला है, उसमें ममता बनर्जी के पार्टी का जो पार्थ चैटर्जी है, पार्थ चैटर्जी की जो महिला मित्र है, उसके घर से करोड़ों करोड़ रुपए मिले थे, कैश मिले थे करोड़ों करोड़। और ये करोड़ों करोड़ जो कैश थे वो ममता बनर्जी के इसी शिक्षक घोटाला को बताते हैं। ये दरअसल चरित्र हनन है ममता बनर्जी का, ये एक तरह से नैतिक पतन है। ये पॉलिटिकल आरोप नहीं है ममता बनर्जी पर, ये अदालत द्वारा लगाया गया ममता बनर्जी के ऊपर दाग है, जिसमें पहली बार ममता बनर्जी साबित हो रही है वो एक महाभ्रष्ट है। वो केजरीवाल की तरह सादगी पे तो रहती है, वो सफेद 50-60 रुपए की 100-150 रुपए की साड़ी तो पहनती है, केजरीवाल की तरह वो हवाई चप्पल में निकल जाती है, वो सादगी तो दिख रही है। लेकिन केजरीवाल जैसे बेईमान, फ्रॉड और धूर्त नजर आया, ममता बनर्जी अब देश और बंगाल को उसी ढंग से धूर्त नजर आ रही है, और ममता बनर्जी घोर सनातन द्रोही नजर आ रही है। अब इस बात को देखिए, देश भर में 6 अप्रैल को रामनवमी मनाया जाएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में रामनवमी से पहले सियासी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी और राज्य सरकार इस बार आमने सामने आ गए। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि हावड़ा में रामनवमी का जुलूस निकाला जा सकता है, ऐसा अनुमान
व्यक्त किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार इस बार रामनवमी के पर्व पर करीब 1.5 करोड़ लोग शिरकत कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने रामनवमी का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की है। अब ममता की चूलें हिल गई है कि लोग अब रामनवमी मनाने के लिए निकल रहे हैं। हाईकोर्ट रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी, 500 लोगों की अनुमति सीमा तय की गई। अब चूंकि ममता बनर्जी करे कि बंगाल में हम ये चीजें नहीं कर सकते, इससे ममता बनर्जी की पूरी छवि सामने आ रही है कि ममता बनर्जी किस तरह से हिंदू विरोधी है। अभी ईद गई है, उसमें ममता बनर्जी खुद ईद पढ़ती, नमाज पढ़ती नजर आई। ममता बनर्जी नमाज पढ़ते तो नजर आती है, लेकिन उसको जय श्री राम से आपत्ति है। ये धीरे धीरे बंगाल पे ध्रुवीकरण कर रहा है, जिस बंगाल का ये चरित्र नहीं था, जिस बंगाल में सालों तक 3 दशक तक वामपंथियों का शासन रहा, जिस बंगाल में सालों हो गए, 5 दशक होने जा रहे हैं कि जहां से कांग्रेस दूर हो गई है सत्ता से। ऐसे में ममता बनर्जी का खौफ समझिए। ममता बनर्जी मुसलमानों को डरा रही है कि तुम वामपंथियों के साथ मत जाना। वो कह रहे हैं कि बीजेपी और वामपंथी मिले हुए हैं। सोचिए, ये कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि बीजेपी और वामपंथी मिल जाए। लेकिन ममता बनर्जी के अंदर ये डर समा गया है कि मुस्लिम तुष्टीकरण का वोट यदि उनसे छिटक करके वामपंथियों के पास चला गया तो क्या होगा। ममता बनर्जी को लग रहा है कि कांग्रेस और वामपंथी फिर मिल गए तो क्या होगा, तुष्टीकरण का वोट उधर चला जाएगा। ये खौफ ममता बनर्जी को परेशान किए हुए है कि तुष्टीकरण का वोट कहीं उनसे छिटक करके, क्योंकि यदि वो थोड़ा सा सनातनी बनने की कोशिश करेगी, ममता बनर्जी की तरफ एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है। ममता बनर्जी को पता है कि थोड़ा रामनवमी मनाने में, थोड़ा आने वाले समय दुर्गा पूजा मनाने में यदि वो व्यस्त हो गई तो तुष्टीकरण का वोट उनसे छिटक जाएगा। ममता बनर्जी को इस बात का भी भय है कि यदि घोर इस्लाम परस्ती वो नजर आई तो एकजुट होकर हिंदू वोट ध्रुवीकरण हो जाएगा। इसीलिए सबसे ज्यादा डर ममता बनर्जी को है। ममता को लग रहा है कि यदि तुष्टीकरण का वोट बट गया, यदि वामपंथियों को चला गया तो उनकी हार तय है। इसीलिए यकीन मानिए, वक्फ बिल बिहार नहीं, बंगाल की बर्बादी के लिए, बंगाल के सबसे महत्वपूर्ण हो रहा है। वक्फ बिल से बंगाल का चुनाव प्रभावित होना है। वक्फ बिल बंगाल के लिए निर्णायक होना है, बिहार के लिए नहीं। बिहार में तो नीतीश कुमार को पता है कि उनका वोटर कौन है और वोट कौन दे रहा है। ममता बनर्जी के लिए परेशानी है कि ममता बनर्जी के लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। यदि वो ज्यादा मुस्लिम परस्ती करेंगी तो हिंदू वोट ध्रुवीकरण हो जाएगा, और यदि वो हिंदू बनने की कोशिश करेंगी, अब नकली हिंदू बनने की कोशिश करेंगे, तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण का वोट छिटक करके कहीं वामपंथियों के पास नहीं चला जाए। इसीलिए ममता बनर्जी मुसलमानों को डरा रही है कि भाजपा और वामपंथी एक हैं, यदि वामपंथियों के पास गए तो समझो कि वोट भाजपा को गया। ये ममता का खौफ दिखा रहा है। इसीलिए भले ही आपको ये माहौल बनाता हुआ दिख रहा हो कि पूरे बिहार के चुनाव, पूरे बिहार का माहौल रहा है, नीतीश कुमार पर हमलावर लोग हो रहे हैं इस वक्फ बिल को लेकर, लेकिन इस वक्फ बिल का पास होना सही मायने में ममता बनर्जी के लिए तबाही लाएगा। ये वक्फ बिल सही मायने में बिहार नहीं, बंगाल का चुनाव प्रभावित करेगा, बंगाल का पूरा मौसम बदल देगा। और इसीलिए ममता बनर्जी की बेचैनी, छटपटाहट आप देख रहे हैं। जो ममता बनर्जी उत्पात करती थी, उस ममता के बॉडी लैंग्वेज को देखिए। वो ममता बनर्जी जो एकदम से इस्लाम परस्ती नजर आती थी, उस ममता बनर्जी का सॉफ्टनेस देखिए। ममता बनर्जी को दोनों तरफ तबाही दिख रही है, और यही बंगाल के आगे बढ़ने की दिशा है। यदि बंगाल और बंगाली इस बात को समझ पाए, यदि बंगाल और बंगाली वक्फ बिल के सच को समझ पाए, तो कायाकल्प हो जाएगा बंगाल का। इसीलिए पूरे देश की नजर बंगाल पर है कि निर्णायक और सब कुछ बंगाल में होना है। तब इस बात को, इसीलिए मैं कहता हूं, जरा इस बात को समझिए, कुछ फ्रेम को समझिए। ये फ्रेम लालू प्रसाद यादव की है। लालू यादव सजा याफ्ता अपराधी है, और ये सजा याफ्ता अपराधी जब कभी भी फंसता है, ये अस्पताल में व्हील चेयर पे नजर आता है। ये इस देश के साथ मजाक है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे सजा याफ्ता अपराधियों के साथ क्या होता है। लोग इस तरह के फ्रेम बनाकर भेज रहे हैं कि वक्फ बिल के बाद इन लोगों की दुर्गति क्या है। इस पूरे खेल को यदि आप समझेंगे तो आपको ये फ्रेम सबसे लगेगा कि ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल क्यों हो रहा है। इस बिल में आप असदुद्दीन ओवैसी को देखिए, जगदंबिका पाल के इर्द गिर्द बैठे असदुद्दीन ओवैसी, और सबसे ज्यादा इसमें मौज करता, यासी करता वो असदुद्दीन ओवैसी नजर आ रहा है जो देश को जलाने की धमकी दे रहा है। यो असदुद्दीन ओवैसी जो 377 हटने पर देश जलाने की धमकी देता था, जो राम मंदिर के लिए कहता था कि हमारी कई पुश्तें लड़ती रहेगी,
जो असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बिल पर कह रहा है कि हम देश जला देंगे, उस असदुद्दीन ओवैसी को देखिए। ये फ्रेम पूरे सनातन से लेकर मुस्लिम समाज हर किसी तक जाना चाहिए, इन सबका काला चेहरा लोग देख सके। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये बंगाल वक्फ बिल बंगाल नहीं, बिहार नहीं, बंगाल के लिए निर्णायक होगा। आगे यदि आपको ये वीडियो विश्लेषण पसंद आ रहा है, इसके कंटेंट सही लग रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, ताकि लोग इस फैक्ट को समझ सकें। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है नीतीश कुमार को लेकर, नीतीश कुमार को रत्ती भर कुछ भी नहीं बिगड़ना है। खेल असली बंगाल में होना है। ये वक्फ बिल बंगाल को प्रभावित करेगा, बिहार को नहीं। इस वक्फ बिल से बंगाल का चुनाव प्रभावित होगा, बिहार का नहीं। आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे फिर से आग्रह है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और ज्वाइन बटन के साथ चैनल का मेंबर जरूर बनिए। यदि संभव हो तो खैरात के खिलाफ स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना अंशदान, गिलहरी सहयोग जरूर दीजिए। जय हिंद।